हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज के दिन हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली। तो देखिए, जो पहली न्यूज़ है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इस स्पेसिफिक रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ हो चुकी है। और ये बेसिकली जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, दैट इज़ UNFPA। जब हम लोग UNFPA की बात करते हैं तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1969 में हुई थी। और बेसिकली जेंडर एम्पावरमेंट और जो मेटर्निटी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना जो है वो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम लोग इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे चाइना का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से सेकंड नंबर पे जो वो चाइना की पॉपुलेशन है दैट इज़ 142.5 करोड़। और यहाँ पे स्पेसिफिकली यानी कि अलग अलग जो एज ग्रुप है उसका भी परसेंटेज दिया गया है कि जितनी टोटल हमारी पॉपुलेशन है उसमें 0 से 14 साल के जो लोग हैं वो 24% है, यानी कि ऑलमोस्ट एक क्वार्टर जो है वो आपका 14 साल से कम बच्चों का है। 17% जो वो 10 से 19 साल के बीच के हैं, 10 से 24 साल के बीच के 26% है, और 15 to 64 की एज के बीच के जो है वो 68% है। और उसके साथ साथ 65 ईयर से ऊपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 7% है। तो इस तरह से जो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक फैक्ट जो वो आप सब लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। और ऐसी प्रोजेक्शन है कि 2050 तक आते आते जो सीनियर सिटीजन्स हैं दैट विल अकाउंट टू टच 34 करोड़ और 17% ऑफ द वर्ल्ड्स एल्डरली पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए जो एक एल्डरली प्रेशर हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर आने वाला है तो यहाँ से आप लोग जो उसको फोर्स ही कर सकते हो। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो मेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 71 ईयर्स है, और वुमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 74 ईयर्स है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का जो पहलू है वो भी टच किया गया है। जैसे चाइल्ड मैरिज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2006 से लेकर 2023 के बीच में 23% जो केसेस हैं वो चाइल्ड मैरिजेस के हम लोगों को हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो वो देखने को मिले हैं। क्लियर। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की जो तिरप डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा MMR यानी कि मेटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिला। MMR बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर 1 लाख वुमेन के द्वारा जब वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं तो कितनी वुमेन की मृत्यु हो रही है, उस आधार के ऊपर ये देखा जाता है कि किसी भी एक देश का जो MMR है वो कितना है। क्लियर। तो इस तरह से ये बेसिक फैक्ट्स है, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। और उसके साथ साथ जब हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं जहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, क्लियर, उसके साथ साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, पॉपुलेशन नंबर की बात होती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इस रिपोर्ट को जो है वो क्या कर सकते हो, साइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग हमारे देश की रिपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो ऑथेंटिक डाटा रहता है वो सेंसस है। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी। तो जब भी आप इस पॉपुलेशन को अगर साइड करोगे तो आपको रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप लोग जो है वो कहाँ से इसको साइड कर रहे हो। और हो सकता है कि इसी रिपोर्ट के ऊपर जो है आप लोगों से प्रीलिम्स में सवाल भी देखने को मिले। ठीक है जी, चलिए दूसरे न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है वो बेसिकली स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। तो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे जो FDI नॉर्म्स हैं उनको भी लिबरलाइज किया गया है, जहां पे 74% तक की FDI जो है वो अलाउ की गई है फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स। क्लियर। 49% तक की जो FDI है वो अलाउ की गई है फॉर लॉन्च व्हीकल्स एंड क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स। और उसके साथ साथ 100% FDI जो है, अगर कोई भी स्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाना चाहता है तो उसके लिए 100% FDI, और उसके लिए जो वो सरकार के किसी भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो स्पेस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनमें से FDI या जो लिबरलाइजेशन है वो एक तरह का एक पहलू, एक पॉइंट के रूप में आप इसको पिक कर सकते हो। और प्रीलिम्स में भी चांसेस हैं, वैसे देखने को थोड़ा कम मिलता है लेकिन हो सकता है कि कल को, क्योंकि करंट अफेयर में हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो कितना कितना परसेंट FDI जो वो किस किस सेक्टर में उसके ऊपर जो हम लोग प्रश्न देखें। चलिए तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। तीसरा सवाल द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ है। ये बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं तो आपको पूरा न्यूज़ ये समझ आ जाएगा। अगर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारे बिजनेसमैन है, क्लियर, या कोई भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी हमारा सोशल वर्कर है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको ग्रीन क्रेडिट जो है वो गेन करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो कोई एक पेड़ जो है एक ऐसी जगह के ऊपर उगाएगा जो सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि ये एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो चुकी है, डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो फिर से फॉरेस्टेशन की जाए। क्लियर। वहाँ से फिर से रिफॉरेस्टेशन की जाए, तो यहाँ पे पेड़ उगाने हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी के द्वारा एक पेड़ उगाया गया तो उसको एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा, दूसरा उगाया गया तो उसको 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। तो इस तरह से ग्रीन क्रेडिट जो है वो किसी भी कंपनी के द्वारा
एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि ग्रीन क्रेडिट लेने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए जो कंपनीज हैं उनके ऊपर CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो ग्रीन क्रेडिट जो है वो उसके अंदर भी आएंगे। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ जिनके इस्टेब्लिशमेंट के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वो डैमेज करेंगे उतना ही उनको बिल्ड करना पड़ेगा। क्लियर। तो ऐसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी ग्रीन क्रेडिट होंगे, तो और उसने अपना सेटअप जो है वो एस्टेब्लिश किया होगा, पेड़ कटे होंगे, तो वो उतने ही पेड़ों के बदले जो है वो ग्रीन क्रेडिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो मतलब जितना वो एक जगह के ऊपर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उतनी जगह के ऊपर जो है वो उनको रिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। लेकिन रिफॉरेस्टेशन वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो बेसिकली उन जगहों के ऊपर करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि ये स्पेसिफिक एरियाज हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज हम लोगों को देखने को मिला है, वो चेंज ये है कि पहले तो ऐसा था कि जी एरिया दे दिया सरकार ने कि आप यहाँ पे जो पेड़ आपने लगाना है वो लगा लीजिए, लेकिन अभी ये क्लैरिफिकेशन आई है कि जो भी पेड़ लगेंगे ये सारे के सारे जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा इसके अंडर लगेंगे। क्लियर। कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेड़ लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि जब भी किसी के द्वारा पेड़ लगाया जाए तो वो कंप्लीटली कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लगाया जाए, जिसका उस क्षेत्र से कोई ज़्यादा लेना देना ना हो। तो यही कारण है वहाँ का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो एरिया डिक्लेयर करेगा और उसके बाद उसमें कौन कौन से पेड़ लगाने हैं वो डिक्लेयर करेगा। उसका जो खर्चा है वो सारे का सारा ये कंपनीज या बिजनेसमैन जो हैं वो बियर करेंगे और इस तरह से ग्रीन क्रेडिट जो है उनको मिलेंगे। क्लियर। तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम आजकल हमें देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो आप लोग जो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे 13 स्टेट्स के द्वारा जो है वो ये 387 लैंड पार्सल्स ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्टर लैंड विच वर्थ नियरली 10,983 हेक्टेयर। क्लियर। तो ये वो एरियाज है जो उन्होंने बताए हैं कि दीज आर द डिग्रेडेड एरियाज, और यहाँ पे जो है यहाँ पे पेड़ लगा के आप ग्रीन क्रेडिट जो है वो गेन कर सकते हो। तो इस न्यूज़ को जो आप लोग पढ़ लीजिए, ग्रीन क्रेडिट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है दुबई से। तो देखिए अभी एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है, शायद आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे कि दुबई के अंदर जो है वो फ्लड लाइक कंडीशन बनी हुई है, जहाँ पे जितने भी उनके बड़े बड़े एरियाज़ हैं हर जगह जो है वो पानी घुसा हुआ है। क्लियर। अब सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे है कि दुबई जहाँ पे रिलेटिवली बारिश हमें देखने को नहीं मिलती है उतनी ज़्यादा, वहाँ पे एकदम हैवी रेनफॉल का रीज़न क्या है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जो पहली ही पैराग्राफ है उसमें बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि आज तक जितना रिकॉर्डेड डाटा है 1949 के बाद इतनी बारिश जो है वो कभी भी नहीं हुई। और थोड़ा और सिविरिटी अगर आप इसकी समझना चाहते हो तो मंडे नाइट और ट्यूसडे को 142 मिलीमीटर की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ये। क्लियर। और अगर आप ओवरऑल देखें एवरेज ईयर में बारिश जो रहती है, जैसे दुबई एयरपोर्ट की जो एक साल की पूरी एवरेज बारिश है वो 94.7 mm है। तो आप लोग देख लीजिए कि एक ही दिन में उतनी बारिश होगी जितने पूरे साल के अंदर जो है हम लोगों को बारिश देखने को नहीं मिलती है। और अगला फैक्टर यहाँ पे बताया गया व्हाट लेड टू दी हैवी रेनफॉल, किसके कारण जो भी बरसात हुई। तो देखिए इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो स्टॉर्म है जो अरेबियन पेनिजुला से होता होता जो गल्फ ऑफ ओमान से जो है वो आप लोगों को दुबई के अंदर प्रवेश करता हुआ देखने को मिला। क्लियर। तो वन ऑफ द फैक्टर जो है दैट इज द जोग्राफिकल फैक्टर। क्लियर। सेकंड फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में क्या रहता है कि यहाँ पे नेचुरली या आर्टिफिशियली जो है वो क्लाउड्स के अंदर जो है वो कंडेंसेशन क्रिएट की जाती है, वहाँ पे सॉल्ट मिक्सचर जो उसको स्प्रे कर दिया जाता है ताकि बरसात हो। तो दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके द्वारा क्लाउड सीडिंग की गई थी, तो वो भी एक फैक्टर जिसके कारण शायद जो सिविरिटी ऑफ रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है इन बिटवीन 2003 टू 2022 द एवरेज टेम्परेचर ऑफ UAE इज़ इंक्रीज्ड बाय 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही इवेपोरेशन होगी, आसपास सी भी है, ओशन भी है, तो वहाँ से भी आप लोगों को जो है इवेपोरेशन होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक लाइन है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस में का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो 7% जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा होल्ड किया जाएगा और उतनी ही प्रेसिपिटेशन बारिश होने की संभावना रहेगी। तो ये 3-4 फैक्टर जो है वो आप लोग देख सकते हो जिसके कारण आज जो दुबई में प्रॉब्लम हुई है। तो ये छोटा सा आर्टिकल वैसे एक बार इसको पढ़िए, फ्यूचर में भी हो सकता है आपको इसके ऊपर भी चीज़ें देखने को मिले। तो मे बी जो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अर्बनाइजेशन हम लोग देख रहे हैं कि UAE या दुबई में स्पेसिफिकली जो वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर चली हुई है, तो ये जो अर्बन फ्लडिंग है ये हमें हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के रूप में जो इसको भी पिक किया जा सकता है। चलिए
नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम मूव करते हैं। द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। अब देखिए ये वही न्यूज़ है, बड़ा ज़्यादा कंक्रीट इसमें पढ़ने के लिए तो नहीं है वैसे, क्योंकि इस स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारी कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है क्लियर, उसकी मीटिंग जो वो डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर जिनेवा में चल रही थी, तो वहाँ पे इंडिया जो वो चाह रही है कि जो परमानेंट सोल्यूशन हो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के ऊपर। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब है जहाँ पे हमारे देश के द्वारा जो वो एमएसपी के ऊपर किसानों से जो वो अनाज उठाया जाता है। तो डब्ल्यूटीओ का जो पॉलिसी है वो यही है कि जो सब्सिडी है वो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग नेशन थे उन्होंने पीस क्लॉज दिया था। पीस क्लॉज का मतलब क्या है कि वो और ज़्यादा सब्सिडी जो अब अपने लोगों को दे सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि अभी रिसेंटली ये पीस क्लॉज जो था वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था। अब जब अभी इस लास्ट ईयर जब हम लोगों ने सॉरी इसी साल जब हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ की मीटिंग देखने को देखी, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन जो हम लोगों ने नहीं देखा। तो बेसिकली इन जनरल है कि जो पीस क्लॉज है उसकी जगह इसका परमानेंट सोल्यूशन जो हम लोग लेके आए, ताकि हमारे देश के जो किसान हैं उनको बेनिफिट हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। द हिंदू के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। ये है बेसिकली मैल्कम अधिशेष्या अवार्ड 2024। तो अगर हम लोग मैल्कम अधिशेष्या की बात करें तो बेसिकली ये जो है वो इंडियन एजुकेशनलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं के ही नाम पे, इनके और इनकी बीवी के नाम पे जो वो बेसिकली 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं। 2 लाख की जो है उनकी प्राइज़ मनी रहती है। उन लोगों को वो अवार्ड्स मिलते हैं जिनका साइंस में जो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पे 2 लोगों को जो है वो अवार्ड मिला है। जो बेसिकली मैल्कम अवार्ड मिला है, अधिशेष्या अवार्ड मिला है, ये मिला है सुरेंद्र एस जोधका जी को क्लियर, जो कि जेएनयू के अंदर प्रोफेसर है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के। और दूसरा जो अवार्ड दिया गया है वो मिला है विकास कुमार को क्लियर। ये बेसिकली जो है वो इनको एलिजाबेथ अधिशेष्या साइटेशन 2024 मिला है। तो आप लोग जो वो बस बेसिक सी जानकारी इनके बारे में रखिए। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अवार्ड नहीं है जो बड़ा लाइमलाइट में रहता है, लेकिन फिर भी इस तरह के अवार्ड्स भी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट द हिंदू के ऊपर सवाल है। तो देखिए जब भी हम लोग डिज़ास्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हीट वेव है आजकल इंडिया में, स्पेसिफिकली नदर्न एरियाज़ की हम बात करें तो हीट वेव जो है वो एक बहुत बड़े डिज़ास्टर के रूप में जो वो कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे पूरे का पूरा इंडिया का जो हीट एक्शन प्लान है उसके ऊपर पूरी कमेंट्री कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये भी डिफाइन किया गया है कि कब कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो हीट वेव है क्लियर। तो बेसिकली जो है वो टेम्परेचर की बात है कि अगर मान लीजिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है वो प्लेन्स में, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में और 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हिली एरियाज़ में ऑब्जर्व होता है, तो स्पेसिफिक समय में जो है वो हीट वेव की प्रोडिक्शन की जाती है। लेकिन साथ में यहाँ पे भी इसी आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि किस तरह से कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन हीट वेव लाइक कंडीशन जो है वो नहीं बनती है। नेक्स्ट है हाउ आर वी टैकलिंग हीट वेव। तो हीट वेव के लिए जो हम लोग क्या क्या स्पेसिफिक टाइम पे कर रहे हैं, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसोर्सेज की स्कार्सिटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, इनकंसिस्टेंट मेथड्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है, कौन सी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं क्लियर। और हीट वेव का उनके ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ठीक है, चाय बेचने वाले हैं, तो इनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इनको एक खुले में ही अपना काम करना पड़ेगा जहाँ पे बिजली की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसके साथ साथ इन्होंने प्रॉपर एक पूरा हीट वेव को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, तो आप लोग जो है उसमें मेथड्स, ठीक है जी, प्रेजेंट मेथड्स क्या क्या है, क्या क्या फ्यूचरिस्टिक मेथड्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम जो अब हम लोग फेस कर रहे हैं, कौन जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है। तो ये जानकारी जो है स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर आप देखोगे तो ये पढ़ लीजिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी रेलिवेंट रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हाउ कैन स्मॉल स्केल फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम ट्रीज ऑन द फार्म्स। तो HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है मेनली। ये एक कंसेप्ट है दैट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लियर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो विशेषताएं है स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल फार्मर्स क्लियर, कैसे कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है क्लियर, और कैसे वो किसानों के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर आजकल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर ही जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग उसको यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ट्रिब्यून के अंदर ये है हैजर्ड पर्नेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे इन जनरल आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि 2023 में जो है वो क्या हालात हुए, और यहाँ पे आप इमेज जो है वो भी देख सकते हो। तो ब्यास नदी जो है उसकी चैनलिंग की बात काफ़ी समय से हो रही है। अब देखिए चैनलिंग का मतलब समझिए, चैनलिंग का मतलब क्या है कि जैसे नदी है तो नदी को जो वो थोड़ा सा और गहराई में खोदा जाए, ठीक है जी, ताकि और वहाँ से जो है वो एक वाटर जो फ्लो है वो स्टेबल हो सके। क्योंकि अगर वाटर फ्लो जो वो अनस्टेबल होगा तो जब जैसे ही फ्लड लाइक कंडीशंस बनेंगी तो उसका इम्पैक्ट जो आसपास के जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि जो चैनलिंग है उसके ऊपर बार बार सरकारें, गवर्नमेंट जो वो कहती रहती हैं क्लियर।
जिसमें है ना नदी को सीधा किया जाएगा, उसको डीप किया जाएगा ताकि फ्लो में हमें स्थिरता देखने को मिले, स्टेबिलिटी देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है वो चैनलिंग जो है उसको डिफाइन भी किया गया है और प्रपोजल है 70 किलोमीटर का। पलचन मनाली से लेके जो औट मंडी में है क्लियर, वहाँ तक जो है वो 70 किलोमीटर का एक प्रपोजल है कि टोटल, जिसमें 1669 करोड़ का खर्चा आएगा कि चैनलिंग की जाएगी। लेकिन वो चैनलिंग नहीं हो रही है, तो वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि किस तरह से हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर टू रिविटलाइज हेल्थ केयर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो पूरी न्यूज़ है ये एक लैंसेट जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, उसकी जो रिपोर्ट है उससे इसकी शुरुआत हुई है कि किस तरह से इंडिया जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग इस आर्टिकल को आगे पढ़ोगे वैसे वैसे इंडिया स्पेसिफिक टाइम पे क्या आयुष्मान भारत है उसका क्या स्टेटस है, किस तरह से जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, जैसे आजकल सरकार के द्वारा काफ़ी जैसे आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जहाँ पे आप लोगों को अपनी जेब से हेल्थ खर्चा नहीं देना पड़ेगा। क्लियर, वहाँ पे सरकार का जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके जरिए पैसा जाएगा। तो किस तरह से स्कीम का एक बेनिफिट भी हुआ है क्लियर कि पहले 2014-15 में जो टोटल आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर होता था वो 62.6% था, अब वो घट के जो है वो 2019-20 तक आते आते 47% हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिव साइड है क्लियर, नेगेटिव साइड का मतलब क्या है कि जहाँ पे कम हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है क्लियर, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके साथ साथ जो डाइटरी हैबिट्स उनका एक बहुत बड़ा इशू है क्लियर। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको इस आर्टिकल में बहुत अच्छी तरह से जो वो कवर किया गया है। तो इस आर्टिकल के ज़रिए जो प्रेजेंट स्टेटस है दैट इज़ हेल्थ केयर का क्लियर, उसके ऊपर जो है वो मेन जो है वो कमेंट्री की गई है, जिनमें प्रोग्राम स्कीम्स क्लियर किस तरह से सदर्न स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो वीकर यानी जो पुअर स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो हम लोगों को अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। हेल्थ केयर जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जो वो कवर किए गए। तो ये आई थिंक रिकमेंडेड आर्टिकल है, इसको आप लोग जो है ज़रूर एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट आ गया 4 डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। तो कल आई थिंक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया हुआ था, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है कल का जो वीडियो में मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। जिनको थोड़ी और टेक्निकलिटी चाहिए और ज़्यादा गहराई में जाना है और ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को देखना है वो इसको एक बार रीड कर सकते हो। लेकिन आई थिंक बड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल पॉइंट जो है वो आप लोगों को हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड क्लाइमेटिक जस्टिस, द ग्रेन इंडियन बस्टेड इन क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया है क्लियर, जहाँ पे जो है वो ये कहा गया है कि हमारा फंडामेंटल राइट है टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्लियर। तो इसमें पूरा इतिहास थोड़ा सा स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो उसको बिल्ड किया गया है कि किस तरह से जो तारे बिछाई जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि ये जो दो एरियाज़ हैं गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वहीं पे 2019 में जो है वो केस किया गया था कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो वो कम्प्लीटली बैन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में साथ में भी कहा कि 99,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे किसी भी तरह की ओपन तारे जो वो नहीं बिछाई जाएगी, क्योंकि उसके कारण जो वो जो ग्रेट बर्स्टेड है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने जो वो इस डिसीजन को बाद में चैलेंज किया, और जब सरकार के द्वारा जो इस डिसीजन को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, और एक्सपर्ट कमेटी को कहा है कि जुलाई 2024 तक आते आते वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और साथ में ये भी वर्डिक्ट दिया है कि किस तरह से जो हमारा राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट of climate change it is a part of article 14 and article 21 of the constitution clear। तो ये आर्टिकल का एक पहले का पूरा प्रारूप जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है वो किस तरह से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और जो क्लाइमेट चेंज है वो दोनों कहीं एक दूसरे के ऑपोजिट ना आ जाए, तो क्या क्या एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से जो है वो आप लोग एक बेटर प्लानिंग कर सकते हो, बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो, उसका सोल्यूशन जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लियर। तो ये आर्टिकल जो वो भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। तो इसमें काफ़ी जानकारी ऐसी है जो पुरानी है, बस इसमें जो है वो एक पर्सपेक्टिव जो है कि जो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो कंसीडर करना या एक दूसरे के सामने रख दे, दोनों एक दूसरे के दोनों को हमें एक दूसरे के साथ आगे लेके जाना पड़ेगा क्लियर। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये भी आई थिंक पढ़ने लायक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है क्लियर। तो इसी के साथ जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उस सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।